IIT तुलसीदेवी कॉलेज बड़ा गांव में आपका हार्दिक स्वागत है। एवरी स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम BA पार्ट सेकेंड राजनीति विज्ञान फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्था में चीन के संविधान का विश्लेषण करेंगे। चीन के संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, चीन भारत का पड़ोसी है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन के बारे में दूसरे महायुद्ध से पहले कहा जाता था कि यह एक एशिया का रोगी है। चीन को दूसरे महायुद्ध से पहले तक एशिया का रोगी माना जाता था। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन देशों ने दूसरे महायुद्ध से पहले तक चीन का आर्थिक शोषण किया है और इसे पूरब का तरबूज भी कहा जाता था। लेकिन माओ के नेतृत्व में 1949 में साम्यवादी क्रांति के सफल होने के बाद वहाँ साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। आज चीन साम्यवादी दल के नेतृत्व में एक महाशक्ति बनकर के उभरा है। पश्चिम जो महाशक्तियां हैं, न्यूक्लियर व भौतिक क्षेत्र में उनके बराबर खड़ा है और आने वाले 5 शताब्दियों तक विश्व में चीन एक महाशक्ति व राजनीति का केंद्र बने रहने की संभावना है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने चीन के बारे में कहा था कि वह एक दैत्य सोया पड़ा है, उन्हें सोने दो, जब वह जाग जाएगा दुनिया हिल उठेगी। तो चीन की महाशक्ति बनने के बारे में पहले से ही अनुमान था। आज चीन एक महाशक्ति विश्व की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। अमेरिका रूस के सम्मान विश्व राजनीति को प्रभावित कर रहा है। तो इस चीन के संविधान में जो वर्तमान संविधान है वो 1 अक्टूबर 1949 में 1 अक्टूबर 1949 को माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। साम्यवादी शासन की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1949 को माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद चीन ने 4 दिसंबर 1949 को 4 दिसंबर 1982 को अपने नए संविधान का निर्माण किया। इस प्रकार 4 दिसंबर 1982 को नए चौथे संविधान का निर्माण किया। 4 दिसंबर 1982 नए संविधान, चौथे संविधान का निर्माण किया। यह संविधान विस्तृत संविधान है। इसमें 138 अनुच्छेद हैं। इनसे पहले 1954, 1975, 1978 में साम्यवादी शासन के नेतृत्व में
3 संविधानों का निर्माण किया गया था। सबसे पहले 1954, फिर 1975, 1978। ये 4 दिसंबर 1982 को जिस संविधान का निर्माण किया गया था, ये चीन का चौथा संविधान है। चीन के संविधान की विशेषताएं। चीन के 1982 के संविधान की विशेषताएं। चीन के 1982 के संविधान की विशेषताएं। संक्षिप्त संविधान। संक्षिप्त संविधान। संक्षिप्त संविधान। जैसा कि चीन का वर्तमान संविधान है वो एक संक्षिप्त संविधान है, छोटा संविधान है, क्योंकि अन्य देशों के संविधानों की अपेक्षा इसमें बहुत कम अनुच्छेद हैं। विश्व में लिखित संविधानों में सबसे छोटा संक्षिप्त जो संविधान है वो अमेरिका का संविधान है। सबसे प्रथम लिखित संविधान भी अमेरिका का संविधान है, जिसमें 7 अनुच्छेद थे। लेकिन भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इन देशों के संविधान विस्तृत हैं। इन देशों की अपेक्षा चीन का संविधान छोटा है। अन्य लिखित देशों के संविधानों की तुलना में चीन का संविधान है वो छोटा संक्षिप्त संविधान है। क्यों? क्योंकि इस वर्तमान संविधान में 1982 के संविधान में 138 अनुच्छेद 5 भाग 138 अनुच्छेद 5 भाग 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय हैं और एक प्रस्तावना है। एक प्रस्तावना। चीन का जो वर्तमान संविधान है वो संक्षिप्त संविधान है। छोटा क्यों? क्योंकि अन्य देशों के लिखित संविधान की अपेक्षा इसके अनुच्छेद कम है। जैसे इसमें 138 अनुच्छेद हैं, एक प्रस्तावना है, 5 भाग हैं और 4 अध्याय। इनसे पहले 1954 में जो संविधान था उसमें 106 अनुच्छेद थे। 106 अनुच्छेद थे। और 1975 का जो संविधान है इसमें 30 अनुच्छेद थे। और 1978 का जो संविधान था उसमें 60 अनुच्छेद हैं। यानी इस प्रकार से ये संविधान 1954 के संविधान में 106 अनुच्छेद थे, 1975 के संविधान में 30 अनुच्छेद थे और 1978 के संविधान में 60 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान संविधान है उसमें 138 अनुच्छेद है। और इसमें एक प्रस्तावना और इसमें एक प्रस्तावना, 5 भाग और 4 अध्याय हैं। इस प्रकार चीन का वर्तमान संविधान है वो संक्षिप्त संविधान है। संक्षिप्त संविधान। दूसरी विशेषता है लिखित व निर्मित संविधान। लिखित व निर्मित संविधान। चीन का वर्तमान संविधान लिखित व निर्मित संविधान है। इस संविधान का निर्माण, इस चौथे संविधान का निर्माण चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया गया है। और एक समिति द्वारा और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा चीन का जो 1982 का संविधान है इसका निर्माण किया गया है।
चीन के वर्तमान संविधान को जब इन्होंने इस राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस से इसका निर्माण किया तो 1982 संविधान को अप्रैल में ही 1982 में ही जनता के सामने वाद विवाद के लिए प्रस्तुत किया गया। जनता ने उस पर वाद विवाद किए और इसमें जो भी बदलाव करने थे उसको उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, जनता ने संवाद किए। इसके बाद राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ने 100 ऐसे सिद्धांत थे जिनको वाद विवाद के बाद 100 सिद्धांतों को 100 जनता की राय को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनमें से 30 को स्वीकृति प्रदान की। 100 को स्वीकार किया और 30 सिद्धांतों को स्वीकृति प्रदान की। तो इस प्रकार से चीन का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है, क्योंकि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा व स्थायी समिति द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसके बाद में इस संविधान को जनता की राय जानने के लिए वाद विवाद के लिए प्रस्तुत किया गया। 100 सिद्धांतों जनता की वाद विवाद के बाद जो राय थी उसको राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ने विचार हेतु स्वीकार किया और इसमें 30 को स्वीकृति प्रदान की। इस प्रकार चीन का संविधान निर्मित व लिखित संविधान है। चीन का संविधान एक कठोर संविधान है। कठोर संविधान है। किसी भी देश का संविधान हो, यदि उस देश के संविधान में साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार संशोधन हो जाता है तो वो संविधान लचीला संविधान कहलाता है। ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है, क्योंकि ब्रिटेन की संसद किसी भी कानून का निर्माण की संविधान में संशोधन साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार कर देती है। यानी वहाँ संसद की शुरू होता है। संसद किसी भी कानून को बदल सकती है, परिवर्तन कर सकती है, रद्द कर सकती है, किसी विषय पर कानून बना सकती है। तो ब्रिटेन का संविधान लचीला है, लेकिन चीन का संविधान लचीला नहीं है, कठोर है। क्यों? क्योंकि चीन के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर है। यानी चीन के संविधान में संशोधन साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया जा सकता। अब चीन के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है? तो चीन के संविधान में संशोधन के लिए उसकी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस यानी संसद के 115 सदस्य या स्थायी समिति द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। स्थायी समिति अथवा संसद यानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 115 सदस्यों द्वारा, चाहे तो इनके द्वारा चाहे इनके द्वारा, इन दोनों में से एक के द्वारा संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद उस प्रस्ताव को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा संविधान संशोधन प्रस्ताव को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा 2/3 बहुमत से स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, तो वह संविधान का संशोधन माना जाता है। तो इस प्रकार से चीन के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर है, लचीली नहीं है, क्योंकि उसके संशोधन के प्रस्ताव को स्थायी समिति द्वारा अथवा संसद यानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 115 सदस्यों द्वारा स्वीकृति होती है। उसके बाद वह प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। उसी के बाद चीन के संविधान में संशोधन किया जाता है। तो इस प्रकार से चीन का संविधान एक कठोर संविधान है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही चीन के संविधान की विशेषता है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, जनवादी लोकतांत्रिक
जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। चीन के संविधान की, वर्तमान संविधान की, चौथे संविधान की ये प्रमुख विशेषता है कि वहाँ जनता के जनवादी अधिनायकत्व की घोषणा की गई है। जनता के जनवादी अधिनायकत्व की घोषणा की गई है, जिसका तात्पर्य यह है कि जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार है, श्रमिकों को जनता में भाग लेने का अधिकार है। हर स्तर के जो विधानसभाएं हैं, जो जनसभाएं हैं, उसमें जनता की भागीदारी होती है। जनता हर स्तर पर, हर राजनीतिक मामलों में, हर स्तर पर जनसभाओं में भाग लेती है, जिसमें ज़्यादातर किसान होते हैं। तो लोकतांत्रिक तानाशाही का तात्पर्य है, लोकतांत्रिक तानाशाही, लोकतांत्रिक तानाशाही का तात्पर्य है कि बहुसंख्यक किसान वर्ग का, बहुसंख्यक किसान वर्ग का, किसान वर्ग का शासन अल्पसंख्यक पूंजीपतियों पर होता है। यानी समाज में दो भाग होते हैं, एक तो किसान श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग। तो जो बहुसंख्यक किसान वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसका अधिकार, उसका नियंत्रण, उसका शासन अल्पसंख्यक पूंजीपतियों पर होता है। जनवादी गणतंत्र, जनवादी गणराज्य, जनवादी गणराज्य, गणराज्य या जनवादी गणतंत्र। तो जनवादी गणतंत्र का तात्पर्य होता है, जनवादी गणतंत्र, गणतंत्र, जनवादी गणतंत्र का तात्पर्य होता है कि शासन की सत्ता जनता में होती है। पहली विशेषता क्या होती है? शासन की सत्ता जनता में होती है, जनता में होती है। नंबर 2, प्रत्येक सरकार के जो विभिन्न स्तर हैं, सरकार के विभिन्न स्तर हैं, उनमें जनसभाओं का गठन किया जाता है। जनवादी गणतंत्र में क्या होता है? शासन की सत्ता जनता में होती है और सरकार के विभिन्न स्तरों पर जनसभाओं का गठन किया जाता है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर जनसभाओं का गठन किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर जनसभाओं का गठन किया जाता है, गठन किया जाता है। शासन की सत्ता जनता में होती है, सरकार के विभिन्न स्तरों पर जनसभाओं का गठन किया जाता है और जनता को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तीसरा जनवादी गणतंत्र में होता है, जनता को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार होता है। चीन की एक विशेषता होती है कि वहां लोकतांत्रिक केंद्रवाद पाया जाता है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद पाया जाता है। चीन में लोकतांत्रिक केंद्रवाद पाया जाता है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद पाया जाता है। तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद का क्या तात्पर्य है? लोकतांत्रिक केंद्रवाद का तात्पर्य है कि चीन में हर स्तर पर जनता का शासन है, जनता द्वारा निर्वाचित सरकारों का शासन होता है। शासन के जो विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे
शासन के विभिन्न स्तर जैसे प्रांतों, काउंटियों, जिलों, नगरों और कम्यून प्रांतों, काउंटियों, जिलों, नगरों व कम्यूनों में जो ये विभिन्न स्तर होते हैं, इन हर स्तर पर कांग्रेस का गठन किया जाता है और जनसभाओं द्वारा कांग्रेस का गठन किया जाता है और जनता को भाषण, अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगार, विश्राम, जनता को भाषण, अभिव्यक्ति, रोजगार, शिक्षा और विश्राम के अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी ये प्रांतों, काउंटियों, जिला, नगरों, कम्यूनों में जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस की स्थापना होती है। इसमें जनता को भाग लेने का अधिकार होता है तथा जनता को भाषण, अभिव्यक्ति, रोजगार, शिक्षा, विश्राम के अधिकार प्राप्त होते हैं। जनता की आलोचना, सरकार की आलोचना करने व सुझाव देने का भी अधिकार होता है। सरकार की आलोचना करने व सुधार के सुझाव देने के अधिकार होते हैं। तो ये सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कि हर स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस होती है, चाहे सरकार का प्रांत हो, चाहे काउंट हो, चाहे जिला हो, चाहे नगर हो, चाहे कम्यून, हर स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस होती है और जनता को भाषण, अभिव्यक्ति, रोजगार, शिक्षा, विश्राम का अधिकार होता है। सरकार की आलोचना करने व सुझाव देने का भी अधिकार होता है। ये सारी प्रक्रियाएं हैं, ये किसके प्रतीक हैं? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रतीक। लेकिन इतनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होने के बाद भी हर अधिकारी, जो भी पदाधिकारी अधिकारी होता है, वो अपना से ऊपर वाले पदाधिकारी के अधीन माना जाता है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति क्या पाई जाती है इसमें? केंद्रीकरण, यानी हर पदाधिकारी चाहे कोई पदाधिकारी हो, वो अपने से ऊपर वाले पदाधिकारी के अधीन होता है, उसके आदेश मानने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया को केंद्र सरकार के अधीन, साम्यवादी दल के अधीन, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के अधीन, साम्यवादी दल के कठोर नियंत्रण के अधीन में कार्य करना पड़ता है। सारी जो शासन की शक्तियां हैं वो राष्ट्र किसके अधीन चली जाती हैं? सारी शासन की जो प्रक्रियाएं हैं वो अपने साम्यवादी दल के कठोर नियंत्रण में होती हैं। तो इस प्रकार से चीन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, साम्यवादी पार्टी के कठोर नियंत्रण में कार्य करना होता है। बहुराष्ट्रीय राज्य, चीन बहुराष्ट्रीय राज्य है। चीन में 56 जातियां निवास करती हैं, जिनको भाषा, खान पान, यानी चीन में 56 जातियां निवास करती हैं। इन जातियों को भाषा, लिपि, संस्कृति, चीन बहुराष्ट्रीय राज्य है। चीन
बहुराष्ट्रीय राज्य है। बहुराष्ट्रीय राज्य मतलब क्या है, चीन में कितनी जातियां निवास करती हैं? 56 जातियां निवास करती हैं। 56 जातियां निवास करती हैं, जिनको भाषा 56 जातियां निवास करती हैं, जिनको भाषा, लिपि, संस्कृति, ये जो 56 जातियां हैं ना, इसको भाषा, लिपि, संस्कृति व खान पान की कुछ मात्रा में, सीमित मात्रा में स्वतंत्रता होती है। खान पान के क्षेत्र में थोड़ी बहुत स्वायत्तता प्राप्त होती है, स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और इनकी स्वायत्तता की रक्षा के लिए संविधान में स्वायत्त प्रदेश, इनको स्वायत्तता प्रदान होती है। और इसकी स्वायत्तता की रक्षा के लिए चीन के संविधान में स्वायत्त प्रदेश, प्रीफेक्ट, स्वायत्त काउंटी शब्दों का प्रयोग किया गया। स्वायत्त प्रदेश, प्रीफेक्ट, स्वायत्त काउंटी शब्दों का प्रयोग किया है। संविधान के अनुसार किसी भी राष्ट्र जाति के प्रति भेदभाव रखना, उस पर अत्याचार करना दंडनीय अपराध माना गया है। तो इस प्रकार से चीन एक बहुराष्ट्रीय राज्य है, जिसमें 56 जातियां हैं, जिनको भाषा, लिपि, खान पान, संस्कृति की स्वायत्तता होती है थोड़ी मात्रा में, और उस स्वायत्तता की रक्षा के लिए स्वायत्त प्रदेश, प्रीफेक्ट और स्वायत्त काउंटी होते हैं। संविधान के अनुसार किसी भी जाति के प्रति भेदभाव रखना या उस पर अत्याचार करना दंडनीय अपराध माना गया है। तो इस प्रकार से चीन के संविधान में बहुराष्ट्रीय राज्य है। एकात्मक शासन प्रणाली, चीन के संविधान की विशेषता एक ये है, एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली। चीन के संविधान में एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसका तात्पर्य है कि शासन की सत्ता एक स्थान अर्थात केंद्र में निहित होती है। शासन की सत्ता है, उसका संचालन एक स्थान से, केंद्र से होता है। केंद्र सरकार अपनी इच्छा अनुसार इकाइयों को बना भी सकती है, बदल भी सकती है, उनके अधिकारों को दे भी सकती है, समाप्ति कर सकती है। यानी शासन की सत्ता केंद्र की इच्छा पर निर्भर होती है। केंद्र अपनी इच्छा से इकाइयों को, घटकों को बना भी सकती है और समाप्त कर सकती है, उसके अधिकार दे भी सकती है, उनके अधिकारों को ले भी सकती है। तो उसमें कोई परिवर्तन भी कर सकती है। इस प्रकार शासन की विभिन्न इकाइयाँ जैसे प्रांत हैं अथवा स्वायत्त प्रदेश हैं, स्वायत्त प्रदेशों को, स्वायत्त प्रीफेक्टों को आपस में उनके नीचे माना गया है। तो इस प्रकार से चीन में एकात्मक शासन की प्रणाली है, जिसका तात्पर्य है कि शासन एक स्थान से संचालित होता है, एक स्थान से संचालित होता है। इकाइयों या घटकों को बना भी ये एक स्थान से शासन की सत्ता का संचालन होता है। सारी शक्ति केंद्र में निहित होती है। इकाइयों में कोई अधिकार देने हैं, बनाने हैं या उसमें परिवर्तन करने, ये सारे कार्य केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। थैंक यू। आगे जो शेष चीन के संविधान की विशेषताएं हैं वो अगली समय में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे।